Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start the learn chemistry. तो बच्चों चैप्टर चल रहा है आपका सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट रसायन और आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है टॉपिक है कोलाइड, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोलाइड। आपने हालांकि इससे पहले टॉपिक पढ़ा होगा, आई गेस क्लास 10th में या लोअर क्लास में कहीं आपने डिस्कशन किया होगा जरूर। कोलाइड होते क्या है। अब बोर्ड एग्जाम की तो बात हम करेंगे ही कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर भी आप इतना तो मानते ही चलेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोलाइड से इट मीन कोलाइड से केवल अगर हम लोग कोलाइड की बात करते हैं तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का टॉपिक हर बार आपको मिलता ही मिलता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, हर बार आपका आना है यहाँ से, जो आज से आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कोलाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत अच्छा सा टॉपिक है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे कोलाइड्स हम लोग यूज करते रहते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड होते क्या है। तो कोलाइड सबसे पहले अगर आपको जानने की जरूरत मैं बताऊं, कोलाइड की स्पेलिंग जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप COLLOID आप लिख रहे हो, बट रियलिटी अगर हम देखते हैं कि जो कोला वर्ड है, ये जो कोलाइड वर्ड है, ये आपका कोला से आया हुआ बेटा। स्पेलिंग इसकी सी से नहीं के से होती है, पहली बात तो वही है। और इसके अगर हम लोग मीन्स की बात करते हैं, ये तो वर्ड आपका जो है ना, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द हो जाएगा। और इसका जो मीन होता है वो मीन होता है लाइक गम। गम गम मतलब गोंद। ओके, गोंद समझते हैं ना। तो कोला जो वर्ड है, ये जो कोलाइड है, वो आपको कोला से आया हुआ है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, गोंद। तो गोंद की तरह जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं वो पदार्थ आपके होते हैं कौन से, कोलाइड। अब एक चीज और हमें समझनी होगी कोलाइड के बारे में ही कि कोलाइड, सबसे पहले कोलाइड के बारे में हमें 1861 में बताया। किसने बताया, साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम नाम के एक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमें कोलाइड के बारे में बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो इसमें हिस्ट्री भी पढ़ाने लगे। तो बेटा हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया ना, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हो जाता है केवल इसलिए, बोर्ड एग्जाम नहीं, बोर्ड एग्जाम के अलावा कई बार आपसे जनरल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है इधर उधर के एग्जाम लाइक एसएससी और रेलवे वगैरह में, जहां पर जनरल केमिस्ट्री पूछी जाती है, वहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोलाइड के जनक कौन थे, सबसे पहले कोलाइड को किसने बताया हुआ था, कोलाइड का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है, इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो कोलाइड सबसे पहले किसने बताया हमें, कोलाइड के बारे में थॉमस ग्राहम ने बताया। कब बताया, सन 1861 में बताया। कोलाइड वर्ड कहां से आया हुआ है, कोला से आया हुआ है। कोला एक ग्रीक भाषा का शब्द है और कोला का मतलब क्या होता है, लाइक गम। गम मतलब गोंद, गोंद के जैसा चिपचिपा पदार्थ। अब इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है तब हम लोग डिस्कशन करेंगे कोलाइड एक्चुअली क्या है, थॉमस ग्राहम ने ऐसा क्या देख लिया जो उन्होंने एक नया वर्ड लेकर के आ गए। तो देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण उन्होंने किया था विसरण के आधार पर। विसरण मतलब जो पदार्थ होते हैं उनको आप उनका जब विलयन बना लेते हैं, किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन बनता है। किसी विलायक में घोल लेने पर जब हम विलयन बना लेते हैं तो पदार्थ की विलयन और फिर उसकी विसरण दर के आधार पर इनका किया गया वर्गीकरण पदार्थों का। तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चर्म पत्र से, चर्म पत्र तो समझते हैं ना, जानता झिल्लियां, पार्चमेंट पेपर, आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्दबार्ग में झिल्ली की बात कर रहे थे हम लोग जैसे, तो वही चर्म पत्र से। तो कुछ पदार्थ चर्म पत्र से विसरित हो जा रहे हैं और कुछ पदार्थ चर्म पत्र से विसरित नहीं हो पा रहे हैं। दो चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। कोलाइड का वर्गीकरण सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने किया हुआ है। किस आधार पर किया हुआ है, विसरण के आधार पर किया हुआ है। किसके आधार पर किया, विसरण के आधार पर किया। किससे विसरण के आधार पर, उसके लिए उन्होंने चर्म पत्र से विसरण का आधार माना है। तो चर्म पत्र से विसरण के आधार पर पदार्थ का किया गया वर्गीकरण। कुछ पदार्थ विसरित होंगे और कुछ पदार्थ विसरित नहीं होंगे। तब आपको यहीं पर फोकस करना है, बहुत ध्यान से देख लेना है। विसरण होगा और एक में विसरित नहीं होंगे, ये बात आपको कही जा रही है। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनका जलीय विलयन विसरित हो जा रहा है और किसी का जलीय विलयन विसरित नहीं हो रहा। तो जिसका विसरण हो रहा होगा चर्मपत्र से, वो कंपाउंड हमारे होते हैं बेटा क्रिस्टलाभ। कौन होंगे, क्रिस्टलाभ। और जो विसरित नहीं हो पाएंगे वो कौन से होंगे, कोलाइड। देखिए तो बहुत जनरल सा पॉइंट है आपके लिए, आप खुद भी समझ सकते हैं। जो चिपचिपा पदार्थ है उसको आप किसी झिल्ली से आर पार कराएंगे तो क्या वो आर पार हो पाएगा, विसरण होगा, खुद से समझिए ना, नहीं हो पाएगा। तो जिनका विसरण नहीं हो पाएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोलाइड। क्योंकि कोलाइड कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, गोंद के लाइक होते हैं ना, बस ऐसे आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनका विसरण हो जाएगा इजीली वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाभ हो जाएंगे। अब यहां से अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जैक्टली अराइज होता है कैसे, कहते हैं कि क्रिस्टलाभ और कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार पूछा गया है
सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे क्रिस्टलाभ और कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। नहीं ऐसे पूछेंगे तो वो दूसरे तरीके से पूछते हैं कि कुछ एक कंपाउंड्स लिख करके दे देंगे, कहेंगे कि इनमें से छानिए, अलग अलग करिए कि कौन से कंपाउंड क्रिस्टलाभ है और कौन से कंपाउंड आपके कोलाइड है। या फिर इसके अलावा वो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें कहेंगे इसमें कौन क्रिस्टलाभ है, इनमें कौन कोलाइड है। तो ये तो क्वेश्चन अराइज होने के तरीके बताए, 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्रिस्टलाभ और कोलाइड के बारे में भी आपने पढ़ा, क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं। क्रिस्टलाभ ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र से विसरित हो जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, क्रिस्टलाभ कहलाएगा, और जिनका नहीं विसरित होगा वो क्या कहलाएगा, कोलाइड कहलाएगा। तो चलिए जब आपने परिभाषा जान ली है तो हम लोग देखते हैं इनके एग्जांपल्स की भी बात कर ले रहे हैं। यहीं पर क्रिस्टलाभ क्या होंगे, जैसे आप जानते हो सुक्रोज, चीनी, ठीक है, क्या होता है C12H22O11, ऐसे ही आपको मिलता है NaCl, नमक, ऐसे ही हो जाएगा यूरिया। तो ये कुछ आपके कंपाउंड्स हैं, वो सब आपके किसमें आ जाते हैं, क्रिस्टलाभ, क्रिस्टल होते हैं जिनमें क्रिस्टलीय संरचना होती है जिनमें। और कोलाइड की जब आप बात करते हो तो कोलाइड की बात आपने करनी है, जैसे स्टार्च है और आपका जिलेटिन है, इस टाइप के आपके कंपाउंड्स रहते हैं, तो ये आपके आ जाते हैं इसमें कोलाइड में। गम एराबिक होता है, एगर एगर होता है, तो ये सब आपके कोलाइड होते हैं, ठीक है। अब स्टार्च की भी अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे जनरली स्टार्च आपने देखा होगा, अगर जैसे आप पहली बार सुन रहे हो नहीं जान रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए स्टार्च आपका आलू में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है, आलू में मिलता है, चावल में मिलता है, शकरकंद में मिलता है। एक जनरल एग्जांपल की बात कर ले रहे हैं, स्टार्च आप सभी ने देखा है जब चावल पकाया जाता है, पानी कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो जब चावल उबलता है तो उबलने के बाद में एक लेयर व्हाइट कलर की आ जाती है ना, व्हाइट कलर की थोड़ा चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। घर में उसको जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, माड़ बोला जाता है या कहीं भी कुछ भी बोलते होंगे तो आपने देखा होगा। तो वो जो आपका चिपचिपा पदार्थ आता है व्हाइट कलर का चावल के पकाने पर, वो होता है आपका एग्जैक्टली क्या, स्टार्च होता है, प्योर स्टार्च रहता है। और तो ये तो आपकी बात हुई, जैसे जो डिस्कशन आपका किया गया, क्रिस्टलाभ कौन होंगे, जो चर्मपत्र से विसरित होंगे, जो विसरित नहीं होंगे वो कोलाइड होंगे, स्टार्च है, जिलेटिन है, NaCl है, सुक्रोज है, ये जनरल सी चीजें आपको बता दी हैं। एक पॉइंट कि अगर सच में ये इतना अच्छा इनका वर्गीकरण था पदार्थों का, तो हमें आगे और जरूरत क्यों पड़ती है। आप जैसे देखते हैं ना कि पदार्थ के जलीय विलयन विसरण के आधार पर ही, तो वहां पर पदार्थों का वर्गीकरण विलयन के आधार पर 3 पार्ट में किया गया। बेटा अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी, अभी आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो तो बोर्ड एग्जाम में। कहते हैं कि वास्तविक विलयन होता है, विलयन 3 प्रकार के, आपसे कहेंगे कि एक वास्तविक विलयन होता है, एक कोलाइडी विलयन होता है और एक निलंबन होता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन टॉपिक में। तो आपको ये 3 वर्गीकरण और पढ़ने को मिलेंगे विलयन के। अब अगर ये इतना अच्छा इनका वर्गीकरण था तो फिर हमें 3 की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ है खामियां, कुछ है गलतियां, कुछ है कमियां, उनको भी यहीं डिस्क्लोज कर लेते हैं, यहीं डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों इसे इतना ज्यादा अच्छा वर्गीकरण नहीं माना गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको एक बड़ा छोटा सा पॉइंट बताया जा रहा है। देखिए बेसिक ये था कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ थे जो किसी विलायक में कोलाइड और किसी विलायक में क्रिस्टलाभ का काम कर रहे थे। इस वजह से ये वाला जो वर्गीकरण है ना वो इतना कोई ज्यादा परफेक्ट नहीं माना गया। कुछ पदार्थ हैं, जैसे कोई एक ही कंपाउंड की हम बात कर ले रहे हैं, कोई एक कंपाउंड है वो किसी विलायक में काम कर रहा है कोलाइड का और किसी दूसरे विलायक में काम कर रहा है क्रिस्टलाभ का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आता है NaCl, नमक की बात कर ले रहे हैं। नमक जब आप इसका जलीय विलयन बनाते हो, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, पानी में आपने इसको घोला, इस यहां से जो आपको विलयन मिलेगा वो होगा कुछ और जब आप इसको घोल रहे हो बेंजीन में, बेंजीन में आपका विलायक होता है, ठीक है। तो जब आप इसको घोलते हो बेंजीन में तो यहां से वो कुछ और काम करता है। क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। NaCl को जब आपने यहाँ पर घोला हुआ है पानी में, जो जलीय विलयन बन रहा है बेटा, तो वो आपका बिहेव करता है लाइक का क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलॉइड के जैसे काम करता है। लेकिन जब आप उसको यहां पर घोल रहे हैं तो इसका नेचर चेंज हो जाता है और ये बनाता है कोलाइडी विलयन। तो अब ये कोलाइड बना ले रहा है। तो ये जो पॉइंट था ना, इन पॉइंट की वजह से, ऐसे ही आपका साबुन भी है। साबुन, आप साबुन को पानी में घोल रहे हैं, जल में घोलते हैं, तो वो कोलाइड का काम करता है। साबुन किसका काम कर रहा है, कोलाइड का। कब, जब उसको हम घोल रहे हैं जल में। लेकिन जब आपने साबुन को डिसॉल्व कर दिया अल्कोहल में तो वो काम करने लगता है किसका, क्रिस्टलाइड्स का। तो बात आ गई सामने, यही उनके सामने ये क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हुआ कि नहीं भाई ये वर्गीकरण इतना अच्छा इसलिए नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही टाइप का पदार्थ वो कहीं क्रिस्टलाभ और कहीं कोलाइड का काम कर रहा है। तो हमें किसी और एक नए वर्गीकरण की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं।
जैसे कुछ मेटल्स होती हैं आपकी, सोडियम है, सॉरी सोडियम बोल रहा हूँ, Au Ag Pt, गोल्ड उत्कृष्ट धातुएं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये जो धातुएं होती हैं ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशन पर कोलाइड के तरीके व्यवहार करती हैं, ये बात आपको बताई जा रही है। तो अब ये भी, अब जनरली तो मेटल है लेकिन ये भी क्या कर रही है, कोलाइड से बिहेव कर रही है, तो ये वर्गीकरण इसी वजह से इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, आपको संतोषजनक नहीं लगा, तो एक नए वर्गीकरण की हमें जरूरत पड़ेगी, वो हमें पढ़ना होगा। तो वो नया वर्गीकरण वही निलंबन और ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नान नामक शीर्षक के अंतर्गत श्लोकों की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारतीय तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। बच्चों, इस श्लोक में संस्कृत की भाषा के महत्व की चर्चा की गई है। भाषा माने होता है भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्य माने होता है अलौकिक, गीर्वाण माने होता है देव, और भारती माने वाणी। तो इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक, देववाणी अर्थात संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, ही माने निश्चय ही, तस्या माने इसका, मधुरम माने मधुर, काव्यम माने काव्य, निश्चय ही इसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर उक्तियां। तस्मादपि माने वैसे ही इसकी सुंदर उक्तियां। पूरे श्लोक का अनुवाद, हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक, देववाणी संस्कृत है, निश्चय ही इसका काव्य मधुर है, तस्मादपि सुभाषितम, और वैसे ही इसमें कही गई सुंदर उक्तियां। तो आ गया बच्चों समझ में। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक में। इस श्लोक में बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और विद्या को प्राप्त करने वाले के लिए सुख का परित्याग करना पड़ता है। तो सुखार्थिना, सुखार्थिना माने होता है सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी को या विद्या चाहने वाले को। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाले को, त्यजेत मतलब त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को या सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, या विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक का अनुवाद एक बार सुनिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, या विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका हिंदी अनुवाद। चलते हैं हम तीसरे श्लोक पर आते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। सबसे पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। जल तो जानते ही पानी, बिंदु माने बूंदों के, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः क्रम से, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। अब पूरे का हिंदी अनुवाद होगा, जल बिंदुओं के क्रमशः गिरने पर घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य सा।
सामान्य यही, हेतु माने साधन या रहस्य भी कह सकते हैं। सर्व विद्यानाम माने सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। यही रहस्य सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। बच्चों, इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने पर एक समय ऐसा आता है कि घड़ा भर जाता है, उसी तरह सभी विद्याएं, धर्म और धन क्रमशः यदि उनका प्रयास किया जाए तो वो भी संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है। एक बार पुनः मैं इस श्लोक के अनुवाद को बताना चाहूंगी। जल बिंदु निपाती, जल बिंदुओं के, निपाती माने गिरने से, क्रमशः माने क्रम से, पूरेते माने पूर्ण हो जाता है, घटा माने घड़ा। जल बिंदुओं के क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु, वही साधन, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। वही साधन या वही रहस्य सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। आते हैं हम चौथे श्लोक में। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। बच्चों, इस श्लोक में विद्वान व्यक्ति किस प्रकार अपने समय को व्यतीत करता है और एक मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार विसंगतियों में फंसकर अपने समय को व्यर्थ गवा देता है, इस बात की चर्चा की गई। काव्य शास्त्र विनोदेन, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। धीमताम माने होता है विद्वान व्यक्ति, कालो गच्छति माने, काल माने होता है समय, गच्छति माने व्यतीत करता है। काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब होता है काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में, व्यसनेन माने बुराइयों में, मूर्खाणाम माने मूर्ख व्यक्ति, निद्रा माने नींद में, कलहेन माने लड़ाई झगड़े में। पूरे श्लोक का जो हिंदी अनुवाद होगा वो इस प्रकार होगा। विद्वान व्यक्ति अपने समय को काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में व्यतीत करता है, अर्थात विद्वान व्यक्ति अपने समय को काव्य शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान में व्यतीत करता है, जबकि मूर्खाणाम माने मूर्ख व्यक्ति, जबकि मूर्ख व्यक्ति कालो गच्छति, कालो गच्छति माने समय व्यतीत करता है, व्यसनेन माने बुराइयों में, निद्रा माने नींद में, कलहेन वा और कलह में, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने समय को बुराइयों में, नींद में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत करता है। बच्चों, एक बार मैं पुनः ये चारों श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपको बता रही हूँ। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देववाणी संस्कृति है। तस्या ही मधुरम काव्यम, वैसा ही इसका, निश्चय ही वैसा ही इसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और वैसे ही इसमें कही गई सुंदर उक्तियां। बच्चों, दूसरे श्लोक पर आते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या को, सुख चाहने वाले को या तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, या विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च। जल बिंदुओं के क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां, वही हेतु माने होता है रहस्य या साधन, वही साधन सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। चौथे श्लोक पर आते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, का
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। विद्वान व्यक्ति का समय काव्य शास्त्र के ज्ञान में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खाणाम माने मूर्ख व्यक्ति का समय व्यसनेन माने बुराइयों में, निद्रा माने नींद में और कलह में व्यतीत होता है। तो मुझे आशा है students, today we are going to start a new chapter of transformation, that is interchange of degree. As you know very well that you have been taught the portion of transformation, removal of the two and regular two, and next one interchange of sentence, interchange of clause, and this one is interchange of degree. So first of all, let us introduce with our topic, and as our topic is interchange of degree. You know the meaning of interchange? पारस्परिक परिवर्तन, एक दूसरे में बदलना। किसको बदलना है? डिग्री। So let us just, what is the exact meaning of degree? Degree is the word that is used for the measurement. Now you can imagine how we are going to connect this unit of measurement with our language, English language. Whenever we are going to connect this word in global warming, we measure temperature of the climate. Whenever we are going to test with the medical field, we are going to check our body temperature. But as far as the word is connected with subject English language, the word degree measures adjective. ये word जो degree है, ये मापन का काम करता है, measurement का। किसका? डिग्री का। डिग्री किसका measurement कर रही है? adjective का। Students, as you know that there are three forms of the word, first form, second form, third form. बहुत रटाया जाता है बच्चों को छोटे से verb and noun वाला system. In the same way, your degree has three forms of adjective. Okay, means first of all you should keep in your mind that degree is measurement of adjective. Let us define adjective. शायद सब जानते भी हैं। Adjective विशेषण, the word which qualify noun or pronoun is called adjective. How it going to qualify noun or pronoun? When it tells number, person, quality, quantity, number, quality, quantity, merit, demerit, okay, etc. जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी, मेरिट और डिमेरिट्स को बताते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव. दिस इज डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. सो नाउ हाउ इट इज कनेक्टेड विद डिग्री. ये सारी चीजें डिग्री से कैसे कनेक्टेड है? लैंग्वेज की डिग्री 3 स्टेप में इन सारी चीजों को मेजर करती है, एंड दीज स्टेप्स आर कॉल्ड पॉजिटिव, comparative and superlative. Okay. You can say the stages of degree is positive, comparative and superlative. Okay. ये जितने भी एडजेक्टिव हैं जब अपनी कांस्टेंट कंडीशन में रहते हैं, when they remain in static position, constant condition, they are called positive degree. Okay. जनरल, ना किसी से अच्छे हैं ना बुरे हैं, ना ज़्यादा है ना कम है. जब कांस्टेंट कंडीशन में रहते हैं ये सारे वर्ड, यानी एडजेक्टिव जब अपने नॉर्मल कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में रहता है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव. एंड व्हेन एवर वी आर गोइंग टू कंपेयर
between two. Okay, comparison between two. That is called comparative degree. Comparison between two, it may be two person, quality of two person, quality of two things, and quality of two places, any two, quality of two groups, any two. जब भी किसी दो के बीच का कंपैरिजन होगा, that will be comparative degree. Now what is the superlative? Comparison more than two. Okay, जब दो से ज्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन होता है और उसमें से कोई एक सबसे अच्छा, सबसे खराब, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे कम, सबसे ज्यादा, इस तरह से कैटेगरी में शॉर्ट आउट होकर निकलता है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. ओके, आई थिंक यू हैव clear know the what is the meaning of adjective, definition of adjective, and how we get three forms of adjective which are called degree. जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, ऐसे ही एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं. एडजेक्टिव क्लैरिफाई है, ये इसके जो 3 फॉर्म हैं वो 3 स्टेज के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनको हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नाम से जानते हैं. पॉजिटिव कांस्टेंट कंडीशन में रहता है, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल आपके माइंड में फीड किया गया है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना. जो अच्छा है वो किसी के कंपैरिजन में कम ज़्यादा नहीं है, बस वो अच्छा है, नॉर्मल कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है. व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन टू, द कंडीशन इज कंपैरेटिव डिग्री, दो के बीच की और दो से ज़्यादा की बीच में से जब हम किसी को शॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज सुपरलेटिव. वो सबसे अच्छा है या सबसे खराब है, सबसे कम या सबसे ज़्यादा. तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. व्हाट आवर फंक्शन? आवर एग्जैक्ट फंक्शन इज इंटरचेंज ऑफ डिग्री. ये जो 3 डिग्रीज हैं इनका आपस में चेंजमेंट, परिवर्तन, ठीक है, इंटरचेंज, पारस्परिक परिवर्तन. तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे सामने 3 ग्रुप बनकर आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए ग्रुप फ्रॉम पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव. इंटरचेंज का मतलब हुआ जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीखेंगे तो जाहिर सी बात है वो रिवर्स करने पर वो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा. बी स्टेज होगी जब हम पॉजिटिव को फ्रॉम पॉजिटिव इनटू सुपरलेटिव. जब हम पॉजिटिव को सुपरलेटिव, जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव से आपने कंपैरेटिव बनाया, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, तो हमारा जो लास्ट स्टेप बनकर आएगा दैट विल बी फ्रॉम कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव. सुपरलेटिव. These 3 aspects you are going to be taught. First from positive into comparative, second positive into superlative, and last one comparative into superlative. Let us start with first step of degree from positive into comparative. A step from positive into comparative. सकारात्मक से तुलनात्मक कंडीशन में, फ्रॉम पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव. अब गिवन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका किस डिग्री में है, ठीक, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है या सुपरलेटिव में. तो पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं. पॉजिटिव की आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होंगी. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका एज फर्स्ट डिग्री एज, ओके, एंड इन नेगेटिव
सो फर्स्ट डिग्री एज, यानी एज और सो एज ये सिंबल हैं, ये पहचानने के, ये आइडेंटिफाई करने के कि गिवन स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल he is as intelligent as his brother। ठीक, as and first degree मीनिंग वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई। तो एज सिंबल है जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं द गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। व्हाट इज व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, जिसके लिए आपके कुछ रूल्स भी हैं, उन रूल्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसी रूल्स से हम इस पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। जैसे हम पैसिव वॉइस में करते हैं, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज रहेगी, उसका हम टेंस या कोई भी चेंज नहीं करेंगे एक्सेप्ट सिंगुलर और प्लूरल। मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो उसी टेंस की अकॉर्डिंग आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर से प्लूरल में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इफ योर क्वेश्चन स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव फॉर्म। ओके, और सॉरी पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस है, योर आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर्म एंड इफ योर गिवन स्टेटमेंट इज नेगेटिव फॉर्म योर आंसर विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म। ऐसा क्यों करते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है उसकी मीनिंग का बैलेंस तभी होगा जब हम एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव करें। ठीक है, एंड थर्ड वन दैट इज इम्पोर्टेंट, चेंज ऑफ डिग्री। आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री है, इसका सेकेंड डिग्री हम यूज करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। एंड लास्ट वन देन, क्योंकि आप जानते हैं देन का मतलब अपेक्षाकृत होता है, तुलना होता है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें कंपैरेटिव वर्ड यानी देन का भी यूज करना होगा। तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जिनके बेस पर हम आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने को सिखाएंगे। ओके, ये कीप दीज रूल्स इन योर माइंड। नाउ चेंज द सेंटेंस। व्हाट वाज फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हिज ब्रदर, चूंकि ये भी सिमिलर फॉर्म है सो देयर विल बी नो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। His brother is given a statement in positive affirmative, so answer will be in negative form. His brother is not more intelligent. Okay, second form of second degree of intelligent, more intelligent, second degree, more intelligent than him, than he. His brother is not more intelligent than he. उसका भाई उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि वो, यानी दोनों के जो मीनिंग है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेट मी क्लियर वन थिंग मोर, ये जो डिग्री मैंने चेंज की इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट, इसके लिए थोड़ा सा आपको और ध्यान में रखना है। हमारी कुछ डिग्री होती हैं जो ER और EST से बन जाती हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट है, हायर हायर हाईएस्ट है, लेकिन जितने भी जो हमारे मोनोसिलेबी होते हैं, यानी एक बार एक साउंड में जब हम जिनको बोलते हैं ब्रेक नहीं कर सकते, मोनोसिलेबी एक ही बार में उनको, जैसे हम दो खंड में ब्यूटीफुल बोलते हैं तो ब्यूटीफुल दो खंड हो जाता है, इंटेलिजेंट इसको हम दो स्ट्रेस में बोल रहे हैं, तो जो हम मोनो नहीं बोलते बायोसिलेबी बोलते हैं, यानी दो खंड में बोलते हैं स्ट्रेस में, तो उनमें ER और EST लगकर नहीं डिग्री चेंज की जाती, उसमें हम पॉजिटिव डिग्री कांस्टेंट होती है, सेकंड में मोर लगाते हैं और थर्ड वन में मोस्ट लगाते हैं। ओके ओके गाइस, स्टूडेंट्स, we will continue the topic in our next audio.
टिल Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आपने अनिश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ा हुआ है, तो कभी-कभी कुछ ऐसे समाकलन आते हैं जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। एक बार फिर मैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ fx dx, मतलब किसी फलन fx का x के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूँ। अभी मैं अनिश्चित बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने लिमिट नहीं लगाई हुई है। तो प्रतिस्थापन विधि दो तरीके से यूज होती है। देखिए इसमें जो समाकलन हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है। तो पहली विधि ये होती थी कि हम देखते थे कि इस समाकलन में, देखिए इसका समाकलन क्या है fx, हमें ये देखना होता था कि इस समाकलन में क्या कोई फलन ऐसा है जिसका अवकलज मौजूद हो। पहला तरीका क्या होता था प्रतिस्थापन विधि लगाने का, हमको समाकलन में ये देखना होता था कि उस समाकलन में क्या कोई ऐसा फलन है जो अपना अवकलज भी रखे और उस अवकलज के गुणा में dx होना चाहिए यदि हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता था कि इसमें देखिए समाकलन में चर x है, तो हम x का कुछ ऐसा मान रखते थे कि जिसको रखने पे ये समाकलन क्या हो जाए, हल हो जाए। दो तरीके से प्रतिस्थापन विधि लगती थी। तो बिल्कुल वही प्रतिस्थापन विधि अब की बार हमको लगाना है निश्चित समाकलन में। तो आइए मैं एक समाकलन लेता हूँ, उसमें मैं आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है a से b तक, इसका करना है fx की होल पावर n इंटू f x dx। मान लीजिए मैंने ये समाकलन लिया और ये निश्चित समाकलन है क्योंकि इसमें सीमाएं लगी हुई है a से b। अब मुझे इसका समाकलन करना है निश्चित। तो सबसे पहले मैंने इसे क्या किया, i के बराबर मान लिया। i का मतलब है समाकलन का मान, आपको इस तरफ फोकस करना है। तो मैंने आपको क्या बताया निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का मतलब, देखिए इसका समाकलन क्या है, इंटीग्रेशन और dx को छोड़ के इसका समाकलन क्या है, इसका समाकलन, इसका समाकलन बच्चों fx की होल पावर n इंटू f', ये इसका समाकलन। अब इसमें हमें ढूंढना है कि क्या इस समाकलन में ये जो समाकलन है इसमें हमें ये खोजना है कि क्या इस समाकलन में कोई ऐसा फलन मौजूद है जिसका अवकलज भी इसी समाकलन में मौजूद हो। तो देखिए इस समाकलन में, देखिए इस समाकलन में एक फलन है fx। अगर मैं fx का x के सापेक्ष अवकलज करूं, यानी मैं लिखूं d by dx ऑफ fx। x के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समाकलन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अवकलज भी हम x के बारे में सोचेंगे, x के सापेक्ष सोचेंगे। तो देखिए इस पूरे समाकलन में एक फलन ऐसा है fx कि जिसका मैं अगर x के सापेक्ष अवकलन करूं तो मुझे क्या मिलता था, f'। ये आप अवकलज के चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो मुझे ये पता चल रहा है कि इस समाकलन में एक फलन ऐसा है fx कि जिसका अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं तो मुझे क्या देगा, f'। मेन बात ये है कि उस अवकलज के गुणा में dx होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। तो देखिए इस f' के गुणा में क्या है, dx। तो मैं समझ गया हूं कि ये जो समाकलन है ये प्रतिस्थापन विधि से लगने वाला है। तो प्रतिस्थापन विधि से किसी समाकलन को कैसे हल करते हैं, अब इस केस में हम इसको समीकरण बना के छोड़ देंगे और किसको हम t मानेंगे, fx को, जैसे अनिश्चित समाकलन में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से। तो क्या लिखेंगे, माना fx बराबर t, समीकरण 2। जब हम अनिश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते थे तो तुरंत हम क्या करते थे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते थे। अगर समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो d by dx of fx इक्वल dt by dx। तो d by dx of fx बच्चों ध्यान दीजिए f' लिखा हुआ है, तो ये हो गया f'। dx का क्रॉस गुणा करेंगे तो dx बराबर dt, समीकरण 3। ये जो काम है अनिश्चित समाकलन तक बिल्कुल ऐसे ही होता था। अब निश्चित समाकलन में नया क्या है,
बच्चों अगर हम निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे तो हम सीमाएं बदलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीमाएं अगर नहीं बदलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप सीमाएं बदल के चलिए तो सवाल जल्दी लगते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि जब भी प्रयोग करेंगे तो आपको सीमाएं बदलनी होगी। ये बात में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मुझे क्या करना है, सीमाओं को बदलेंगे। तो सीमाओं को बदलने के लिए कहां पे आएंगे, जिसको मैंने प्रतिस्थापित किया है टी से, यानी समीकरण 2 में आएंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब हम सीमाएं बदलने में आ गए, तो सीमाओं को बदलने के लिए समीकरण 2 में आएंगे। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो समाकलन है इसमें जो सीमाएं हैं वो किसकी हैं, x की हैं, क्योंकि समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है। तो x की निम्न सीमा क्या है, a, x की उच्च सीमा क्या है, b। तो एक बात ये भी याद रखेंगे, जब हम x की निम्न सीमा रखते हैं तो बच्चों ये t की निम्न सीमा ही बनेगी, और जब x की उच्च सीमा रखेंगे तो t की उच्च सीमा बनेगी। तो सबसे पहले x की निम्न सीमा रखें a, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे जब x बराबर a, तब तो जब x की जगह आप a रखेंगे तो t इक्वल क्या बनेगा, fa बनेगा। तब t बराबर fa। अब ये ध्यान रखना है कि जो t बराबर fa है वो t की निम्न सीमा है, क्योंकि ये x की निम्न सीमा से प्राप्त हुई है। आप क्या रखेंगे समीकरण 2 में, x की उच्च सीमा। तो जब x इक्वल b, तब t क्या बनेगा, fa। तो बच्चों t की निम्न सीमा क्या हुई, fa, और t की उच्च सीमा क्या हुई, fb। अब हमको क्या करना है, अब हमको थोड़ा सवाल में आ जाना है अपने पुराने सवाल यानी समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से ध्यान से i बराबर, अब हम जब हम किसी अनिश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते थे तो मैंने fx को t माना है, तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं पूरे समाकलन को t में बदलूं। ये आपको ध्यान रखना है, यही तो होता था। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरे समाकलन को t के पदों में बदलना है। तो सबसे पहले तो आप लिमिट बदलें। ये बच्चों जो लिमिट है वो x की है। अब हम लिमिट लगाएंगे किसकी, t की। तो इंटीग्रेशन का साइन, t की निम्न सीमा क्या है, fa, तो नीचे fa, ऊपर fa। अब देखिए ध्यान से बच्चों, fx को आपने माना है t, तो देखिए ये बना t की पावर n इनटू, और ये देखिए f डैश x dx, अब f डैश x dx बराबर है dt समीकरण 3। तो बन गया t की पावर n इनटू dt। और बच्चों देखिए लिमिट किसकी है, t की, यानी पूरा निश्चित समाकलन अब t के पदों में बदल चुका है। तो अब इसका निश्चित समाकलन t की पावर n का t के सापेक्ष समाकलन कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे x की पावर n dx का सूत्र होता था, उसी प्रकार लगेगा t की पावर n dt। बस क्या होगा, तो आपको अगर याद हो इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता था। तो बस यहाँ पर बस x की जगह t चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसी सूत्र में x की जगह t रख दूँ, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कांस्टेंट नहीं लगाना निश्चित समाकलन में, तो ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद सीमाएं लगाएंगे दाईं ओर। तो नीचे की ओर fa, ऊपर की ओर fa। एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप निश्चित समाकलन में किसी फलन को t मानेंगे प्रतिस्थापन लगाते समय, और जब सीमाएं बदल लेंगे तो बच्चों t का मान रखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी सीमाओं को परिवर्तित कर चुके हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि निश्चित समाकलन में अगर आपने सीमाएं बदल ली तो फिर t का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं t का मान वापस नहीं रखने वाला हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, t की उच्च सीमा f भी रखेंगे। i बराबर क्या हो जाएगा, ft की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर माइनस लगाएंगे और फिर t की निम्न सीमा रखेंगे fa। तो क्या बनेगा, fa की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। अब क्या बना, i बराबर, देखिए मुझे इन दोनों को घटाना है, दोनों का हर बराबर है, तो क्या करेंगे, सीधे पहला अंश माइनस दूसरा अंश। तो एक बार हर को लिख दिया n प्लस 1, ऊपर क्या बना, ft की होल पावर n प्लस 1 माइनस fa की होल पावर n प्लस 1। ये बच्चों इस समाकलन में क्या हो गया, आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से i बराबर। तो ये था बच्चों प्रतिस्थापन विधि, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं।
तो आइए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक सवाल लिया है, मुझे मान याद करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 e की पावर sin x गुणा cos x dx। तो सबसे पहले मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे i के बराबर बना दिया। अब देखिए इसमें, अब देखिए मुझे समाकलन किसका करना है, e की पावर sin x गुणा cos x, इसी का समाकलन करना है x के सापेक्ष। कितनी सीमाओं तक, 0 से पाई बाई 2 तक। तो सोचिए ये समाकल है, क्या इस समाकल में कोई फलन ऐसा मौजूद है, क्या इस समाकल में कोई एक ऐसा फलन मौजूद है जो अपना अवकलज भी रखे उसी समाकल में। तो देखिए इस समाकल को अगर मैं उदाहरण के लिए क्या लिखा है, e की पावर sin x गुणा cos x। तो अगर आपको अवकलन के सूत्र आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि देखिए अगर मैं इस समाकलन में ध्यान से देखूं तो sin x का अगर मैं x के सापेक्ष अवकलज करूं तो क्या मिलेगा, cos x। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि उस अवकलज के साथ dx होना चाहिए गुणा में। तो देखिए sin x का अवकलज क्या होता है, cos x, और cos x के गुणा में क्या है, dx है। तो मैं जान गया कि इसमें भी कौन सी विधि लगेगी, प्रतिस्थापन विधि लगेगी। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण बना के छोड़ दूंगा, क्योंकि अब हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो मैंने लिख दिया, माना sin x बराबर e, समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, फिर तुरंत x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है। तो क्या करेंगे, d by dx sin x इक्वल dt by dx। तो d by dx sin x का मतलब cos x, sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x और dx सापेक्ष गुणा cos x dx बराबर dt। अब हम क्या करेंगे बच्चों, निश्चित समाकलन में जब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे तो सीमाओं को बदलते हैं, और सीमाओं को बदलने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, समीकरण 2 में, जिसको मैंने t माना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से सबसे पहले निम्न सीमा रखेंगे। तो देखिए समाकलन x के सापेक्ष हो रहा था, तो x की निम्न सीमा क्या है, 0। तो जब x बराबर 0 तब x की जगह 0 रखेंगे तो t बराबर sin 0। तो sin 0 का मान क्या होता है, 0। तो t बराबर 0। तो बच्चों जब x की निम्न सीमा 0 रखी तो t की निम्न सीमा क्या मिली, 0 मिली। अब क्या रखेंगे, x की उच्च सीमा। तो x की उच्च सीमा क्या है, पाई बाई 2 तब। तो इसी समीकरण में x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो t बराबर sin पाई बाई 2, और sin पाई बाई 2 का मान 1। तो बच्चा जब x की उच्च सीमा पाई बाई 2 थी तो t की उच्च सीमा भी कितनी निकली, 1 निकली। अब क्या करेंगे, अब हम पुराने सवाल में आएंगे, समीकरण 1 में, और पूरे समीकरण 1 को हम t के पदों में बदलेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है। तो i बराबर, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में जो सीमाएं लगी हैं वो x की हैं, 0 से पाई बाई 2। लेकिन अब सीमाएं किसकी लगाएंगे, t की। तो t की निम्न सीमा 0, t की उच्च सीमा 1। अब देखिए t की पावर sin x को मैंने क्या बोला है, देखिए sin x को t माना हुआ है, तो t की पावर t गुणा, और cos x dx क्या है, cos x dx समीकरण 3 से देखिए dt है, तो e की पावर t into dt। अब ये नया सवाल बना, इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर t गुणा dt। मतलब मुझे e की पावर t का समाकलन करना है t के सापेक्ष। कैसे करेंगे, आपको सूत्र याद होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या होता था, e की पावर x होता था। तो अगर e की पावर t dt कर देंगे तो क्या बनेगा, e की पावर t, कांस्टेंट नहीं लगाना है, निश्चित समाकलन करना है 0 से 1। अब क्या करेंगे, t का मान नहीं रखना है, क्योंकि आप सीमाओं को बदल चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले t की उच्च सीमा 1, तो e की पावर 1 माइनस फिर t की निम्न सीमा 0, e की पावर 0। e की पावर 1 का मतलब e, और e की पावर 0, तो घात 0 आएगी तो इसका मान कितना होगा, 1। तो क्या बना, e माइनस 1। ये हो गया इस सवाल का क्या आंसर हो गया। एक और मैंने सवाल दिया, मुझे समाकलन करना है इंटीग्रेशन 0 से 1 तक इसका tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का। तो सबसे पहले मैंने इसे किसके बराबर मान लिया, i के बराबर।
अच्छा देखिए ध्यान से, 0 से 1 tan इनवर्स x, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x गुणा 1 लगा, तो tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समीकरण अगर मैं 1 बना लूँ, 1 में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगने वाली है। कैसे पता है, आप समाकलन में देखिए, क्या समाकलन में कोई ऐसा फलन है जिसका अवकलज भी मौजूद हो समाकलन में, देखिए तो देखिए समाकलन में ये फलन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अगर मैं x के सापेक्ष अवकलज करूं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ध्यान रखना है कि उस अवकलज के गुणा में dx होना चाहिए, तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, dx है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस tan इनवर्स x को क्या मान दूंगा, t मान लूंगा, तो मैंने मान लिया tan इनवर्स x बराबर t। अगला काम तुरंत x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे d बाई dx tan इनवर्स x इक्वल dt बाई dx। तो tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का तिरछा गुणा, तो dx बराबर dt। समीकरण 3। अब क्या करेंगे, सीमाओं को बदलेंगे, और सीमाओं को बदलने के लिए कहां पे आएंगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से तो सबसे पहले x की निम्न सीमा रखते हैं, तो जब x बराबर 0 तब t बराबर x की जगह 0 रखिए, tan इनवर्स 0 कितना बना, tan इनवर्स 0। तो आपने प्रतिलोम त्रिकोण विधि फलन में पढ़ा होगा, tan इनवर्स 0 का मतलब क्या सोचते थे कि tan में किस कोण का मान 0 होता है, न्यूनतम, तो tan में 0 अंश का मान 0 होता है। या आप ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स 0 बराबर t है, तो आपने सीधे सीधे tan इनवर्स में tan में कितने अंश का मान 0 होता है, तो tan में 0 अंश का मान 0 होता है, तो इसमें t बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या करेंगे, जब x बराबर उच्च सीमा क्या 1, तब t बराबर क्या बनेगा, x की जगह 1 रखेंगे तो क्या बना, tan इनवर्स 1। इसको भी आप हल करेंगे, tan में कितने अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का, और 45 अंश को रेडियन में हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 रेडियन लिखते हैं, तो t बराबर हो गया π/4। तो बच्चों t की निम्न सीमा क्या है, 0, क्योंकि ये x की निम्न सीमा से बनी है, और t की उच्च सीमा क्या है, π/4, क्योंकि ये x की उच्च सीमा से बनी है। अब आते हैं समीकरण 1 में वापस, क्या है समीकरण 1, i बराबर इंटीग्रेशन, अब मैं पूरा सवाल t में बदलने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए t की निम्न सीमा क्या है, 0, और t की उच्च सीमा π/4। ध्यान से देखिए tan इनवर्स x को मैंने क्या माना है, t, और इनटू ये देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का dt, तो t dt, तो ये बन गया t की पावर 1 dt। तो t की पावर 1 का समाकलन t के सापेक्ष कैसे करेंगे, उसी सूत्र से, इंटीग्रेशन x की पावर n, क्या होता था इंटीग्रेशन x की पावर n dx, वो होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इस वजह से लगाया है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन के लिए है, और ये सूत्र का काम नहीं करता था जब n का मान -1 होता था। यदि सूत्र में n की जगह -1 रखते तो सूत्र वर्क नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, हमें -1 से दिक्कत है, तो आप क्या करें, t की पावर n लगा दीजिए, तो बस इस सूत्र में जहाँ x है वहाँ t रखेंगे तो क्या बनने वाला है, t की पावर n + 1, तो n की जगह 1, तो t की पावर n 1 + 1 का मतलब 2 अपॉन 2, c मत लगाएं, और ब्रैकेट बंद करने के बाद सीमाएं 0 से π/4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले उच्च सीमा रखते हैं t में, माइनस लगा के निम्न सीमा, i बराबर t में उच्च सीमा क्या रखते हैं, π/4, इस दो को बाहर भी कर सकते हैं, तो t की जगह जब π/4 रखेंगे तो क्या बनेगा, π/4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर क्या करेंगे, t की जगह निम्न सीमा 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2, तो π/4 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 का गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32, और ये देखिए 0 का स्क्वायर 0 बाई 2 का मतलब 0 यानी -0, पाई बराबर पाई स्क्वायर बाई 32 में 0 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 32। तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट और इससे संबंधित
कुछ उदाहरण बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसका फटाफट हम आपको नाम बता देते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ना। यानी जब धातु पटल पर प्रकाश गिरता है या कोई विकिरण आकर गिरता है तो उस धातु के पटल से ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तब इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर हमने इसमें पढ़ा था कार्यफलन के बारे में कि आने वाले विकिरण की वह न्यूनतम मात्रा, यानी आने वाले विकिरण की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सकती है, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, इसे हम लोग W से प्रदर्शित कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था देहली आवृत्ति, यानी आने वाली प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सकती है, वो बनती है आपकी देहली आवृत्ति। और इसी प्रकार से देहली तरंगदैर्घ्य भी बनती है कि आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके, देहली तरंगदैर्घ्य। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इसमें हमने एक महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था? प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में बताया था कि सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, और इन बंडलों को उन्होंने नाम दिया था फोटोन। और जो इसके लिए एक थ्योरी और बनाई थी न्यूटन ने, उन्होंने इसका नाम दिया था क्वांटा। ठीक है, तो अगर हम न्यूटन की कण के सिद्धांत से बोलेंगे तो ये क्वांटा है, प्लांक के सिद्धांत से बोलेंगे तो ये क्या है? फोटोन है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों ही ऊर्जा के बंडल है। ठीक, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें हम फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। और एक फोटोन या क्वांटा के पास अपनी खुद की एनर्जी जो होती है वो E होती है, और E का जो मान है वो किसके बराबर होता है? h न्यू के, जहां न्यू जो है वो आने वाले विकिरण यानी प्रकाश की क्या है? आवृत्ति है। इसी प्रकार से अगर मान लो आपको आवृत्ति ना दी जाएगी तो आपको तरंगदैर्घ्य दी जाएगी, और तब आप वहां पर ऊर्जा को फाइंड करेंगे, यानी ज्ञात करेंगे hc/λ सूत्र से। ठीक है, तो ये आपके पास दो बातें हो गई। पहली बात, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने के लिए जो न्यूनतम कार्य की आवश्यकता है, यानी कार्यफलन की आवश्यकता है, वो है W। और W के जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं, W बराबर h न्यू नॉट या hc/λ0। और इसके बाद यदि आने वाले प्रकाश की आप आवृत्ति से ऊर्जा निकालेंगे या ऊर्जा निकालेंगे तो वो होगी h न्यू या hc/λ। ये दो बातें आपको अभी मैंने जो बताई ये मैं पहले की क्लास में आपको रिवाइज करा चुका हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और ये उन्होंने बनाया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? तो देखो भाई, हमने बताया कि ये जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये बना कहां से? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। तो इसमें उपयोग किया गया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल से तरीके से फिर से मुझे रिवाइज करते हैं। बताया जाता है कि प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में ये बताया कि सूर्य से जो आने वाला विकिरण है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। ठीक है, कुछ किस प्रकार से? मान लिया ये हमारे पास एक धातु का पटल है, पृष्ठ है, सरफेस है, और इस सरफेस पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे होंगे। बताया है अनियंत्रित गति कर रहे होंगे इधर उधर जिगजैग पोजीशन पे। ठीक है, अब क्या है? सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक, तो प्लांक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो इस प्रकार से छोटे छोटे बंडलों के रूप में आ रहा है। इन बंडलों को हम लोगों ने नाम दिया है फोटोन। क्या नाम दिया है? फोटोन या क्वांटा। और एक फोटोन के पास जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है h न्यू। कितनी ऊर्जा होती है? h न्यू। ध्यान से देख रहे हो, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं कि ये जो प्रकाश है, ये जो विकिरण है, जब ये आकर किसी धातु के पटल पर पड़ता है, यानी ये जो फोटोन है जब ये आकर किसी धातु के पटल पर पड़ते हैं तो पड़ने के बाद अपनी पूरी ऊर्जा जो होती है वो उस धातु के पटल को दे देते हैं। तो कितनी ऊर्जा है? वैसे साधारण हम बात करेंगे तो ये ऊर्जा E लेंगे।
कितनी लेंगे ई, एनर्जी से हमने इसको लिया है तो ये जो ऊर्जा है इसको हमने ई लिया है, यानी ये ई जो ऊर्जा है यानी Hν जो ऊर्जा है ये उस धातु के पटल को मिल जाती है। ठीक है, अब इतनी ऊर्जा जब धातु के पटल को मिल जाएगी तो हमने बताया था कि इस ऊर्जा से कुछ भाग यानी इस ऊर्जा का कुछ भाग जो होगा वो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खर्च करेगा कहां तक आने में, इसके सरफेस तक आने में, यानी पृष्ठ से बाहर तक आने में। ठीक है, तो कुछ भाग खर्च किया पृष्ठ से बाहर तक आने में, हम कह सकते हैं कार्यफलन में खर्च हो गया। अब अगर ऊर्जा और अधिक है यानी आने वाले विकिरण की, आपतित विकिरण की ऊर्जा यदि और अधिक है तो क्या होगा, तो होगा ये कि बाकी की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाएगी। यानी आपतित विकिरण की जो ऊर्जा है वो दो भागों में बढ़ जाती है, पहला इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर निकालने में और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। ठीक है, अब इससे संबंधित एक डेरिवेशन भी है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो आने वाला विकिरण है, जो आपतित विकिरण है यानी जो फोटोन है, उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, कैपिटल ई है। तो लिखेंगे माना कि आपतित विकिरण की ऊर्जा E बराबर कितनी है, Hν। ठीक, तथा पृष्ठ का कार्यफलन यानी धातु के पृष्ठ का जो कार्यफलन है वो W है और ये कितना है, Hν0 है। दोनों हमने भी आवृत्ति के रूप में यूज किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया Hν0। ठीक, अब बात करते हैं तब, ध्यान से देखना, तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो हमने मान ली क्या है, ई के, और इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमने जो नियम पढ़ा है, हमने जो सिद्धांत पढ़ा है उसी की बात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत के अनुसार में क्या बताया कि आने वाले विकिरण यानी ई दो भागों में बढ़ रही है, पहला ई के प्लस डब्ल्यू बढ़ गई। अब देखो जरा यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, ई के, तो ई के बराबर बेटा क्या आएगा, ई के बराबर आ जाएगा ई माइनस डब्ल्यू। एक बेसिक आप साधारण तौर पर ये फॉर्मूला समझ लें, अगर मान लो आपको ऊर्जा और कार्यफलन अलग अलग दिया है तो आप सीधे उनका अंतर निकालकर क्या कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अथवा करके आप लिख सकते हैं, अगर आपको आपकी इस फॉर्म में दिया है, आवृत्ति के फॉर्म में दिया है, तो आप लिखेंगे Hν माइनस Hν0, मतलब Hν माइनस ν0। ये क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा। बात समझ में आ गई, यानी ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आप तब अप्लाई करेंगे, तब आप इसे न्यूमेरिकल में लगाएंगे जब आपको इनकी आवृत्ति और डेली आवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, अथवा करके एक बात और कर सकते हैं, यहाँ पर अथवा करके क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर आपको आवृत्ति दी गई है और उससे तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, या तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखेंगे, c/ν लिख सकते हैं। ठीक है, व लैम्डा नॉट ज्ञात करने के लिए c/ν0 लिख सकते हैं। अगर ये आप लिख देंगे तब आपको यही फॉर्मूला जो है वो नए रूप में मिलेगा, यानी ई के बराबर आपको क्या मिलेगा। ठीक है, यहां पर तो h कॉमन चला था, यहां पर हो जाएगा c/λ माइनस c/λ0। तब आपने यहां से c भी कॉमन ले लिया और बन गया 1/λ माइनस 1/λ0। ठीक, तो आपने अब कितने फॉर्मूले बनाए भी, दो फॉर्मूले बना लिए, दो सूत्र आपने प्राप्त कर लिए, और इन दोनों ही सूत्रों में आपने निकाली है गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा याद रखना, यहां पर जो भी ऊर्जा आपको मिल रही है उसका मात्रक क्या होगा, जूल होने वाला है। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको और बता दें, अगर आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के वेग के फॉर्म में आपको कोई फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए कहता है, या इनमें से कोई एक वैल्यू प्राप्त करने के लिए कहता है,
तो आप इन दोनों ही समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। बस आप तब वहां पर गतिज ऊर्जा का मान रखेंगे, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं वी नो दैट कि तब इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी यानी E के बराबर वो होगी हाफ mv²। ठीक है, और अगर आपने ये रख दिया है तब आपको यही सूत्र, पहला वाला सूत्र मिलेगा, वो होगा हाफ mv² इक्वल क्या मिलने वाला है, h न्यू माइनस न्यू नॉट, या करके हाफ mv² इक्वल hc ब्रैकेट के अंदर 1/λ माइनस 1/λ नॉट। बात समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो, एक ये और एक ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तीनों फॉर्मूलों को आप लिखिए कॉपी पे, रिवीजन करिए और रिवीजन करके स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने पास रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई?